हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ITI थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम आपके लिए 2000 क्वेश्चन की डेली क्विज लेकर आए हैं, जिसमें कि हर रोजाना बात करेंगे 5 से 10 क्वेश्चन पर, वो भी संक्षिप्त तरीके से। तो दोस्तों चलते हैं उसी सीरीज में अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसमें दे रखा है एक थर्मोकपल उपकरण पर काम करता है, यानी कि थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट किस प्रभाव पे कार्य करता है वो आपको बताना है। तो दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव क्या होता है। तो दोस्तों आपको बता दें, यदि दो भिन्न धातुओं के क्षणों को गर्म तथा ठंडे सिरों के बीच में तापांतर उत्पन्न कर दिया जाए तो उन क्षणों के मध्य एक EMF विकसित हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। और इस प्रभाव में उत्पन्न EMF को हम बोलते हैं पीजो EMF। और इस प्रभाव की खोज की थी सीबेक नामक वैज्ञानिक ने। ये आपको मोस्टली याद रखना है। और दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट होता है, इसका कार्य क्या होता है। तो दोस्तों आपको बता दें, इसका यूज होता है AC व DC दोनों प्रकार की विद्युत धारा मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसमें दे रखा है एक 3 फेज 50 हर्ट्ज वाली प्रेरण मोटर 1500 RPM पर चल रही है और पोलों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि N बराबर होता है F × 120 अपॉन P। और हमें यहाँ पे ज्ञात करना है पोलों की संख्या, यानी कि P हमें ज्ञात करना है, और F यानी कि फ्रीक्वेंसी होता है, और N यानी कि घूर्णन गति होता है। तो P ज्ञात करने के लिए हमारे पास में इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा, F × 120 अपॉन N हो जाएगा। और यहाँ पे F हमें दे रखा है 50 हर्ज × 120 कर देते हैं, और N हमें यहाँ पे दे रखा है RPM में 1500 RPM, तो यहाँ से 1500 पुटअप कर देते हैं। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 4, यानी कि पोलों की संख्या कितनी आई हमारे पास में 4 आ गई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा B, यानी कि 4 पोल्स। उसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसमें दे रखा है लेड एसिड बैटरी में निम्न में से किस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है। यानी कि लेड एसिड बैटरी है हमारे पास में, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं वो आपको बताना है। तो दोस्तों आपको बता दें, इसका राइट आंसर होगा D, यानी कि तनु सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करते हैं हम लेड एसिड बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। तो दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि पूर्ण आवेशित अवस्था में इसका EMF होता है 2.1 प्रति सेल, और डिस्चार्ज अवस्था में इसका EMF होता है 1.8 वोल्ट प्रति सेल। तो दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रारंभ में लेड एसिड सेल के दोनों इलेक्ट्रोड लेड सल्फेट के बनाए जाते हैं, जैसे कि PbHO4 के होते हैं, और परंतु जब रासायनिक क्रियाओं द्वारा सेल आवेशित किया जाता है तो लेड सल्फेट 2 भागों में विभक्त हो जाता है, जिसमें से एक होता है Pb, जो कि एक ऋणात्मक प्लेट के रूप में, और दूसरा होता है PbO2, जो कि धनात्मक प्लेट यानी कि पॉजिटिव प्लेट के रूप में परिवर्तन हो जाता है। और साथ ही विद्युत अपघट्य घोल साद्र होकर गंधक का अम्ल यानी कि H2HO4 बन जाता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसमें दे रखा है BIS के अनुसार फर्श से छत के पंखे की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दें, इसका राइट आंसर होगा B, यानी कि 2.75 मीटर के बीच में दूरी होनी चाहिए। और अगर आपको सही फैक्ट के अनुसार बताएं तो दोस्तों आपको पता है, अगर न्यूनतम ऊंचाई बोले तो आपको बताना है 2.4 मीटर, और अगर आपको अधिकतम ऊंचाई पूछे तो वहाँ पर आपको बताना है 3 मीटर। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए, फर्श से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की ऊंचाई होनी चाहिए 1.5 मीटर, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों सभी प्रकार की लाइटें 2.25 मीटर की ऊंचाई पर लगानी चाहिए। ये BIS के नियम के अनुसार कहा गया है। उसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसमें दे रखा है जब लोह का क्षय यानी कि लोह हानि और ताम्र का क्षय यानी कि कॉपर हानि बराबर हो तो ट्रांसफार्मर यानी कि प्रीनामीटर की एफिशिएंसी यानी कि दक्षता क्या होगी वो आपको बताना है। तो दोस्तों आपको बता दें, इसका राइट आंसर होगा C, यानी कि अधिकतम। अगर लोह हानि और कॉपर हानि दोनों बराबर हो जाए तो ट्रांसफार्मर की दक्षता बढ़ जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसमें दे रखा है ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज किसके बराबर होता है। तो दोस्तों आपको बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा C, यानी कि V बराबर क्या होता है I × R। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ओम के नियम के अनुसार क्या कहा गया था। तो दोस्तों आपको बता दें,
ओम के नियम के अनुसार जब किसी सालक की भौतिक अवस्थाएं परिवर्तन न हो तो सालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर सालक में बहने वाली धारा के समानुपाती यानी कि अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे कि V समानुपाती I हो जाएगा। जैसे हम समानुपाती को यहाँ से हटाएंगे तो दोस्तों हमारे को मिल जाएगा कांस्टेंट यानी कि नियतांक, तो बराबर में आ जाएगा I इंटू R। तो इस प्रकार से हमें V बराबर मिल जाता है I इंटू R। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा C। उसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसमें दे रखा है आमतौर पर एक सिंगल फेज मोटर में किस प्रकार के वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है यानी कि प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें इसका राइट आंसर होगा D यानी कि कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वीडियो में इसके ऊपर डिस्कस किया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्विज के अंदर। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और पास में दिख रही बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे कि हम जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगी। जय हिंद, जय भारत।